हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू CSC सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, जो मेंस की टेस्ट सीरीज है विजन की। ठीक है, इसका ये टेस्ट नंबर 6 है। 6 का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगर उसको नहीं देखा है, इससे पहले हम लोगों ने 5 जो पेपर हैं, ठीक है, उनको भी डिस्कस कर लिया है। तो उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसकी प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सारे वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप सारे वीडियो देख सकते हैं। और ये टेस्ट का 6 नंबर है। ठीक है, 6 का जो ये मतलब सेकेंड पार्ट है। तो इसमें 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, 10 बचे हुए थे, तो आज वो हम कर लेते हैं। ठीक है, कल हमारा मिल जाएगा 7 टेस्ट का जो सोल्यूशन पूरा। ठीक है, तो इस प्रकार करके हम जो 30 टेस्ट हैं, 30 को सारा डिस्कस कर लेंगे एक एक करके। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो इसमें कहा गया है कि बताइए कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 का उद्देश्य किस प्रकार से भारत को आपदा प्रत्यस्त बनाता है। तो मतलब आपदा डिजास्टर रिजिलियंट बनाता है। तो इसके लिए हमको बताना है। तो इसमें देखो क्या है कि हमको पहले तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना की जो आवश्यकताएं हैं उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, और उनके उद्देश्य को बताते हुए जो आपदा के प्रति प्रत्यास्था है यानी रिजिलियंट है, उसको जो है बताना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार हम पूरे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें कहा गया है कि भारत विश्व के शीर्ष 10 सर्वाधिक आपदा प्रवण देशों में शामिल है। यह अपनी अद्वितीय भू जलवायु और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण बड़ी संख्या में प्राकृतिक और मानव जाति आपदाओं के प्रति सुवेद्य है। ठीक है, देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 27% आपदा के प्रति प्रावण है। ठीक है, तो ये 27% आपको देखने को मिलता है इसमें, जो मतलब केंद्र शासित प्रदेश और सभी राज्यों में है, जो आपदा के प्रति जो इसकी संवेदनशीलता है। इस आलोक में अगर सरकार द्वारा वर्ष 2016 में आपदा प्रबंधन योजना जो है ये मतलब जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, ठीक है, NDMP जारी की गई थी। इस योजना में पर्याप्त रूप से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने और उल्लेखनीय रूप से जीवन और आजीविका और संपत्तियों जैसे कि आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय आदि की क्षति को कम करते हुए भारत को आपदा जोखिम के प्रति सुनम्य बनाने की परिकल्पना की गई है। ठीक है, इस उद्देश्य से प्रशासन के सभी स्तरों पर तथा समुदायों के मध्य आपदाओं के निपटान की क्षमता को अधिकतम करना है। ठीक है, तो NDMP जो का लक्ष्य जो है, ये योजना का लक्ष्य जो है, इसमें निम्नलिखित तरीकों से भारत को आपदा के प्रति सुनम्य बनाया जा सकता है। मतलब उसमें आपदाओं को कैसे उनसे कम किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको पहला है हमारा कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए एक फ्रेमवर्क बनाकर, तो इसके अंतर्गत 5 विषयों को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें कौन कौन से, एक तो जोखिम को समझना। पहले तो हमको जोखिम का प्रकार समझना पड़ेगा कि किस प्रकार हमको जोखिम होता है। और अंतर एजेंसी समन्वय की जितनी भी इस फील्ड में एजेंसियां काम कर रही हैं उसमें हमारा समन्वय होना चाहिए। और DRR में निवेश जो होता है, मतलब आपदा जोखिम न्यूनीकरण में जो निवेश संरचना उपाय होते हैं उन पे हमको फोकस करना पड़ेगा। और जो ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण है यानी DRR, इसके निवेश में जो गैर संरचनात्मक उपाय हैं उनको भी हमको उन पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और क्षमता का विकास करना पड़ेगा कि हमारी क्षमता कितनी है, उस पे हमको काम करना पड़ेगा। इसमें आपदा प्रबंधन के सभी चरणों अर्थात जो रोकथाम होती है, जैसे कि रोकथाम हो गया यानी प्रिवेंशन हो गया, शमन हो गया यानी मिटिगेशन हो गया, अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स हो गया, और पुनर्बहाली यानी रिकवरी। तो मतलब ये 4 चीज़ों पे हमको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को शामिल किया जाता है। और यह मानव प्रेरित आपदाओं जैसे कि रासायनिक, परमाणु आपदाओं आदि को भी कवर करता है। तो इसके अंतर्गत आपदाओं के शमन के लिए लघु यानी 5 वर्ष और 10 वर्ष और 15 वर्ष की जो अवधि की योजनाएं बनाई गई हैं। ठीक है, तो इन पे हमको फोकस करना है। 5 वर्ष की पहले है, फिर 10 वर्ष की है, फिर 15 वर्ष की योजना बनाई गई है। तो इसमें भूमिका स्पष्टता के एक एकीकृत दृष्टिकोण को प्रदान करके, तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि हमको अपनी भूमिका को स्पष्ट करना पड़ेगा। जो एजेंसियां या विभागों के मध्य क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर एकीकरण प्रदान करता है, जो आपदा प्रबंधन के चक्र के सभी चरणों और के लिए उनकी भूमिकाओं और उत्तरदायित्व को निर्धारित करता है, उन पे हमको फोकस करना होगा। और सूचना और मीडिया विनिमय के द्वारा भी हमको जो है, या जो सूचना और मीडिया इसमें क्या काम करेगा, तो इसका रोल बहुत ही अहम होता है। क्योंकि समुदायों को आपदा से निपटने के लिए तैयार करना, सूचना, शिक्षा या संचार की आवश्यकता पर बल प्रदान करना, या मीडिया
को ऐसी अवधि के दौरान आपदाओं की कवरेज व स्व विनिमय के लिए जो विनियमन होता है, ठीक है, उसके लिए नैतिक दिशा निर्देशों को अपनाने के लिए निर्देशित करता है। तो मीडिया का भी बहुत ही अहम रोल है, और इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन में देख भी चुके हैं मीडिया का कितना रोल अहम होता है, ठीक है। और क्षमता निर्माण की बात करें तो क्षमता निर्माण द्वारा यह कर्मियों के प्रशिक्षण को देना, उनकी क्षमताओं का विकास करना, ठीक है, उन पे अच्छा काम करना, और सर्वोत्तम जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों को शामिल करना जो डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है, तो उसको भी हमको इसमें कंसीडर करना पड़ेगा। और विकास योजनाओं के साथ साथ आपदा प्रबंधन को संरेखित करके, तो मतलब जो विकास परियोजनाएं हैं उसमें क्या हम मतलब योजनाओं के साथ जो आपदाएं हैं उनको कैसे संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण की आवश्यकताओं को मुख्य धारा में शामिल करता है। तो इस प्रकार हमको इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो NDMP जोखिम आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क है, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य हैं जो 2015 से 30 तक हैं, और COP21 में जो जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते में निर्धारित लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के साथ व्यापक स्तर पर संरेखित किया गया है। तो इनके हमको जो है मापदंड हैं जो उनको उनको भी हमको लेकर चलना होगा। हालांकि इस योजना के में कुछ कमियां भी विद्यमान हैं। इसके तहत आपदा जोखिम शमन जैसे तत्परता, ठीक है, तत्परता, पुनर्निर्माण आदि के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में एक स्पष्ट और व्यवहारिक रोडमैप निर्धारित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त वित्त के स्रोत हैं, इसकी निगरानी, मूल्यांकन, ठीक है, इन पर भी हमको इनके लिए भी रूपरेखा के संबंध में कोई स्पष्टता का अभाव देखने को मिलता है, बहुत ही स्पष्ट नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो NDMP को स्पष्ट उद्देश्यों, लक्ष्यों और समय सीमा तथा इसके कार्य के लिए संसाधनों के संग्रहण पद्धति आदि के संबंधित विचारों के साथ आपदा के प्रति सुनम्य, ठीक है, आपदा के प्रति सुनम्य बनाने वाले जो रोड मैप के माध्यम से पूरकता प्रदान की जानी चाहिए। मतलब सुगम बनाने के लिए जो होता है सुनम्य, मतलब उसके लिए जो है अच्छा बनाने के लिए ये किए जा सकते हैं। तो इन पे हमको फोकस करना चाहिए जिससे हम आपदा प्रबंधन की जो ये योजना है इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएँ और उससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 12 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि भारत में बार बार बाढ़ की घटना के पीछे उत्तरदायी कारणों पर प्रकाश डालिए, साथ ही बाढ़ प्रबंधन के लिए NDMA के दिशा निर्देशों का भी उल्लेख कीजिए। तो देखो ये जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं, देखो आपदा प्रबंधन से रिलेटेड कुछ ना कुछ उसमें NDMA का आ जाता। लगातार 4-5 क्वेश्चनों से हम देख रहे हैं कि NDMA की जो योजना है 2016 वाली, इसको बार बार इसका वर्णन किया जाता है, ठीक है। तो ये तो आपको लोगों को मतलब अच्छे से याद हो जाने चाहिए और इनको हर एक क्वेश्चन में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो भारत में बाढ़ की घटना का जो है, ये घटनाएं क्यों होती हैं, किस प्रकार किस लिए होती है, इसके लिए जिम्मेदार कारण कौन है कि उनके बारे में हम बात करेंगे और उत्तरदायी कारकों के पर चर्चा करेंगे। और ये बाढ़ प्रबंधन के लिए जो NDMA जो नेशनल आपदा प्रबंधन जो योजना है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें देखो बाढ़ नदी धाराओं के साथ अथवा तटों पर या उच्च जल स्तर की अवस्था या जिसमें सामान्यतः जल समग्र न होने वाली भूमि जल प्लावित हो जाती है या प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकती है, ठीक है। तो ये जो बाढ़ होती है ये प्राकृतिक या मानव निर्मित दोनों प्रकार की हो सकती है। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 12% से अधिक क्षेत्र मतलब बाढ़ प्रवण है। तो मतलब 12% से अधिक क्षेत्र पर आपको बाढ़ देखने को मिलती है। तो इसको हम मैप में भी देख सकते हैं। तो ये जो हमारा क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जो जहाँ जहाँ ये मतलब ग्रीन ये एरिया दिखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादातर बाढ़ देखने को मिलती है इस क्षेत्रों में, क्योंकि ये वाला जो मैदान है यहाँ तो बहुत ज़्यादा बाढ़ होती है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ देखने को मिलती है। गुजरात है, केरल है, चेन्नई वाला क्षेत्र है, ठीक है, केरल वाला क्षेत्र है, इन सब जगहों पे बाढ़ बहुत जनरली देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम भारत में बारंबार बाढ़ की घटना के लिए उत्तरदायी कारण की बात करें तो नदियों का अनियमित मार्ग, मतलब नदी के मार्ग में परिवर्तन, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करें तो नदी के अपने नियत मार्ग से विचलित और
क्षेत्र के जलमग्न होने के कारण ये ऐसा हुआ है। निम्न स्तरीय अपवाह प्रणाली और अत्यधिक वर्षा तो असामान्य अत्यधिक वर्षा के जल की निकासी की जो क्षमता जो होती है वो कम होती है, तो परिणाम स्वरूप बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए 2019 में जो अगस्त 2019 में बाढ़ आई थी, ठीक है, जो उच्च वर्षा के कारण निरंतर आई बाढ़ से भारत के 9 राज्यों यानी असम, बिहार सहित आदि गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे, तो वो भी थे। अब 2020 में भी हम लोगों ने देखा, तो मतलब इन चीज़ों से मतलब बहुत जी घटनाएं होती हैं, ठीक है। और ये चरम मौसम घटना है, जैसे कि चक्रवात आ गया, ठीक है, चक्रवात और मेघ प्रपुष्टन मतलब क्लाउड बस्टिंग, और हिमालयी क्षेत्र में ये मतलब चीज़ें देखने को मिलती हैं क्लाउड बस्टिंग की, ठीक है, तो बाढ़ के कारण बनती हैं। और नदियों की वहन क्षमता में कमी, तो तलछट या बालू के मलबे जो भूस्खलन के कारण निक्षेप नदियों के तल के को ऊपर उठा देते हैं, जिससे कि इस जल को समायोजित करने के लिए क्षमता में कमी आती है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ की घटनाएं घटित होती हैं। तो इन पे हमको फोकस करना चाहिए, ठीक है। और बाढ़ों का निम्न स्तरीय प्रबंधन, तो पुराने बांधों की विफलता और बांधों से जल का अनियमित निर्गमन या बांध सुरक्षा मापदंडों का उल्लंघन किया जाता है, उसके परिणाम स्वरूप बाढ़ हमको देखने को मिलती है। तो उदाहरण के लिए ये बात करें तो ये हमारी 2015 में जो चेन्नई में बाढ़ आई थी उसका अच्छा उदाहरण देख सकते हैं हम, ठीक है। और अनियोजित नगरीकरण, तो बाढ़ग्रस्त मैदानों में अनियोजित विकास गतिविधियां, अवसंरचना का अनुरक्षण दोष आदि देखने को नगरीय बाढ़ के कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो अन्य कारक की बात करें, जैसे हिम का पिघलना यानी बर्फ का बहुत तेजी से पिघलना, वनों का उन्मूलन, उच्च ज्वार के दौरान समुद्री जल से भूमि के क्षेत्रों को जलमग्न होना आदि भी शामिल हैं। तो ये बहुत से मतलब कारण हैं जो इसके लिए बाढ़ के लिए उत्तरदायी हैं, जो प्रॉपर दिशा निर्देश फॉलो नहीं किए जाते हैं उसी के लिए ये होते हैं। तो अब हम बाढ़ प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए द्वारा निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो उनको यथा किस प्रकार हमको उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो संस्थागत ढांचा की बात करें तो इसमें पहला है, तो इसमें राष्ट्रीय सरकारी समिति जो एनडीएमए की सहायता के लिए होती है, ये नदी बेसिन संगठन जो नदी बेसिन स्तर पर जल संसाधनों के प्रबंधन से संबंध है। राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन संस्थान जो प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है, आदि संगठन स्थापित किए गए हैं। तो इन जो है संस्थागत संगठनों के साथ हमको मिलकर चलना चाहिए, उनके प्रशिक्षण दिया जाए, उनके जो दिशा निर्देश हैं सारे गाइडलाइन फॉलो किए जाए। और बाढ़ से बचाव और तैयारी और शमन जो मिटिगेशन है, तो उसको कम कैसे किया जाए, तो इसके लिए संरचनाओं को बाढ़ रोधी बनाने और बाढ़ग्रस्त मैदानों में गतिविधियों को विनियमित करने हेतु बाढ़ के पूर्वानुमान, प्रारंभिक चेतावनी और निर्णय समर्थन प्रणाली को जो है हमको स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। और विकास जो क्षमता विकास और बाढ़ प्रक्रिया है, जो सरकार को बाढ़ के पूर्ववर्ती और बाद के चरणों के दौरान प्रभावी और स्थायी करने हेतु क्षमता विकास के कदम उठाने की आवश्यकता है, ठीक है। और ये जो बाढ़ जोखिम या इससे होने वाली क्षति को कम करने की लिए गतिविधियां हैं, तो इसे निम्नलिखित 3 चरणों को में लागू किया जाएगा यथा। जैसे पहला चरण है कि इस चरण में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करना, उनके मतलब बाढ़ पूर्वानुमान की चेतावनी प्रणाली, ठीक है, बाढ़ पूर्वानुमान बाढ़ और ये चेतावनी प्रणाली योजना तैयार करना, ठीक है, और परिचालन नियमावली की समीक्षा और संशोधन, ठीक है, साथ ही नदी के क्षरण की समस्याओं पर विशेष अध्ययन करना आदि गतिविधियां शामिल हैं जिसको निपटाना चाहिए। और सेकेंड में हम अगर बात करें सेकेंड चरण में, तो इस चरण में बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी नेटवर्क का विस्तार करना चाहिए, आधुनिकीकरण और बाढ़ संरक्षण और जल निकासी सुधार योजनाओं का निष्पादन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का नियोजन व तैयारी आदि जैसी गतिविधियों के लिए मध्यम से बाढ़ परियोजनाओं को लागू करना शामिल है, ठीक है। और थर्ड चरण की अगर हम बात करें, तो इस चरण में क्या करना चाहिए कि हमें साथ साथ पड़ोसी देशों में बांधों के निर्माण और जल ग्रहण क्षेत्र उपचार कार्यों जैसी गतिविधियों का क्रियान्वयन करना चाहिए। तो इन तीनों चरण को अगर अच्छे से प्रॉपर फॉलो किया जाए, तो हम बाढ़ की जो ये घटनाएं बढ़ रही हैं उनको हम कम भी कर सकते हैं, और उसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। जो बाढ़ का पानी है उसको हम बांध बनाकर उसको प्रॉपर तरीके से सिंचाई के लिए, पीने के लिए यूज भी कर सकते हैं, डैम बनाकर, और इन चीज़ों को फॉलो करके हम कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही हम आवर्ती गतिविधियां जो होती हैं, तो बाढ़ के जोखिम को कम करने हेतु तो बांधों, तटबंधों या अन्य संरचनाओं उपायों का निरीक्षण, बांध पूर्वानुमान, चेतावनी प्रणाली को आधुनिकीकरण आदि
जैसी गतिविधियों को नियमित आधार पर निगरानी और समीक्षा की जानी चाहिए। और ये दिशा निर्देश आधुनिक प्रौद्योगिकी के लाभों, संगठित प्रयासों, शमन जो मिटिगेशन है यानी शमन या मिटिगेशन हेतु सतत प्रयासों के महत्व का वर्णन करते हुए समेकित उपाय किए जाने चाहिए। और भारत को बाढ़ सुरक्षा प्रदान करने हेतु दिशा निर्देशों की सफलता सरकार द्वारा निर्मित लागू की गई पीएमपी की जो प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमको इन चीज़ों पे आगे बढ़ना चाहिए, तो हम बाढ़ से जो है अच्छे से उसको बाढ़ के पानी को यूटिलाइज भी कर पाएंगे और बाढ़ से होने वाली मानहानि मतलब जो जान माल की हानि होती है उससे भी हम बच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 13 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि दावा नल के प्रति भारत के वनों की सुभेद्यता का आकलन कीजिए और इससे निपटने हेतु कुछ उपायों का सुझाव दीजिए। तो दावा नल का संक्षिप्त विवरण देते हुए उनको हमको बताना है कि क्या होता है एक्चुअली में दावा नल, और दावा नल की जो ये सुभेद्यता होती है। दावा नल मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बता दूं, ये जो जंगल में आग लगती है, ठीक है, फॉरेस्ट फायर की बात की जा रही है इसमें। ठीक है, तो इसके सुभेद्यता का आकलन कीजिए और उत्तरदायी कारणों की व्याख्या करना है इसमें। ठीक है, और दावा नल के उन निपटान के लिए मतलब इसके क्या उपाय हो सकते हैं, इसको कैसे कम किया जा सकता है, तो इन सब बातों पे हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM के अनुसार दावा नल को प्राकृतिक ईंधनों का उपयोग करने वाले एक अनियंत्रित और स्वतंत्र रूप से प्रसारित दहन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, भारतीय वनों की अग्नि के प्रति सुभेद्यता की अगर हम बात करें तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न भिन्न होती हैं और प्राकृतिक व साथ ही साथ मानव निर्मित दोनों प्रकार के कारकों द्वारा निर्धारित होती हैं। ठीक है, तो ये दावानल दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक और जो मानव निर्मित भी होती है। और इसके अंतर्गत वनस्पति, जलवायु, वर्षा प्रतिरूप और मानव जनित कारक, अन्य कारक जैसे वृक्षों की आयु और भूभाग आदि भी शामिल होते हैं, जिसके कारण ये मतलब सुभेद्यता को दर्शाती है। ठीक है, तो दावा नल के प्रति सुभेद्यता की अगर हम बात की जाए तो देश के 647 जिलों में 2003 से 2006 के मध्य प्रति वर्ष 60% से अधिक दावानल की घटनाएं दर्ज की गई हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों की तुलना में दावानल की घटनाएं अधिक घटित होती हैं। दावानल की बारंबारता के संदर्भ में शीर्ष 20 जिले मुख्य रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित हैं, जबकि प्रभावित क्षेत्रों के संदर्भ में शीर्ष 20 जिले मुख्य रूप से मध्य भारत में अवस्थित हैं। तो ये मध्य भारत में और पूर्वोत्तर भारत में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, यद्यपि पूर्वोत्तर राज्यों में दावानल की बारंबारता अधिक होती है क्योंकि दावानल लघु क्षेत्र में केंद्रित होता है जहां आग लगने की घटनाएं घटती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो झूम खेती की परंपरा दावानल के लिए उत्तरदायी है, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में झूम खेती बहुत ही प्रचलित है। ठीक है, तो वहाँ देखने को मिलती हैं। और हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे चीड़ या पाइन वनों की बात करें, ठीक है, तो ये रेजिन पदार्थ के लिए कारण व्यापक पैमाने पर विस्तार के कारण दावानल की बारंबारता और तीव्रता में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए चीड़ पाइन जो चीड़ होता है उसके वनों से विस्तार के कारण उत्तराखंड में 60% से अधिक वन दावानल के प्रति सुभेद्य हैं। तो इतना ह्यूज मात्रा में ये देखने को मिलते हैं। तो ये विशिष्ट प्रजातियों की अगर हम बात करें तो यूकेलिप्टिस हो गया, सागौन हो गया, चिनार है, शीशम है आदि की सुभेद्यता के अतिरिक्त वृक्षों की आयु, ठीक है, वृक्षों की आयु, जलवायु, भूभाग, ठीक है, इन आदि जैसे अन्य कारकों जो अन्य कारक भी हैं जो किसी विशेष वन में दावानल की घटना को निर्धारित करते हैं। इसमें आपस में ये जैसे दो पेड़ लगे हुए हैं, उनकी डालियां टकराकर हवा जब चलती है तो ये रगड़ रगड़ कर इन कुछ जैसे वृक्षों में ये आग लग जाती है। जैसे शीशम का हो गया, चिनार है, सागौन है, यूकेलिप्टिस है, इनमें ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। और साथ साथ ये किसी के समाज यानी सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक संस्कृति प्रतिमान भी अग्नि के जो प्रति वनों की सुभेद्यता का निर्धारण करते हैं। उदाहरण के लिए अगर मध्य भारत में महुआ के फूलों के और फलों की कटाई हेतु भूमि तैयार करने के लिए जनजातीय लोगों द्वारा सामान्यतः वनों में आग लगा दी जाती है, जिससे दावानल के प्रति सुभेद्यता में वृद्धि होती है। तो ये जो मध्य भारत में देखने को मिलती है ये महुए के पेड़ को में आग लगाने के कारण बनती है। ठीक है, तो ये भी एक मतलब कारण है। इसके साथ साथ जो इसके उपाय क्या हो सकते हैं दावानल के,
तो इस जो जंगल की आग हो इसको कैसे नियंत्रित किया जाता है। हालांकि पर्यावरण एवं वन जलवायु जो परिवर्तन मंत्रालय है, ठीक है, इसके द्वारा 2000 में वन वन अग्नि रोकथाम और प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए गए थे, किंतु वर्तमान में इन्हें लागू नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है ग्रीन ट्रिब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने FFPM हेतु एक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना तैयार करने के लिए राज्य वन विभागों NDMA जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है, ठीक है, योजना है, और NGOs एवं एक अनुसंधान संस्थानों के साथ परामर्श के उपरांत जो ये हमारी पर्यावरण मिनिस्ट्री है के लिए वर्ष 2017 में दिशा निर्देश जारी किए गए थे। दावानल की रोकथाम और प्रबंधन हेतु पर्याप्त वित्त पोषण, क्षेत्रीय कर्मचारियों यानी फील्ड स्टाफिंग की संख्या को सुनिश्चित करना और प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन योजना प्राधिकरण वित्त पोषण का एक संभावित स्रोत उपलब्ध करवाता है, ठीक है। तो सभी के वन रक्षकों और अन्य जो क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम विकसित किए जाने की आवश्यकता है तथा उन्हें दावानल प्रबंधन में भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कर्मियों हेतु उपकरणों का प्रावधान किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब इसके साथ साथ जो है वन विभागों और आपदा प्रबंधन अभिकरणों के मध्य राष्ट्रीय और जो राज्य और जिला स्तरों पर समन्वय तंत्र को स्थापित करना चाहिए। फायर लाइन्स यानी अग्निरोधी पट्टियों और दहन नियंत्रण क्षेत्र के निर्माण और उसके उचित रखरखाव की आवश्यकता है। और भारतीय वन सर्वेक्षण को राज्य वन विभागों के सहयोग से फायर डेंजर रेटिंग सिस्टम का विकास और उसका परिनियोजन जारी रखना चाहिए। नई तकनीकों और समूचन कलन विधियों यानी एल्गोरिज्म का उपयोग करके मौजूदा उपग्रह आधारित फायर डिटेक्शन सिस्टम यानी अग्नि खोजी प्रणाली में निरंतर सुधार की आवश्यकता है। राज्यों के वन विभागों को स्थानीय समुदायों और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए ताकि उन्हें सूचना साझा करने और फीडबैक के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और आगामी वर्षों में राष्ट्रीय वन अग्नि सूचना डेटा बेस नेशनल फॉरेस्ट फायर इंफॉर्मेशन डेटाबेस को विकसित करने की आवश्यकता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक और अच्छे हो सकते हैं, जिससे हम ये जो वनों में आग लगती है इसको हम कम कर पाएंगे या कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। तो इस पे हमको काम करना चाहिए सभी के साथ मिलकर सरकार को। अब है सुपोषण क्या होता है। इसके पारिस्थितिकी परिणामों पर प्रकाश डालते हुए इससे निपटने हेतु कुछ उपाय सुझाव कीजिए। मतलब इसको टैकल करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो जो सुपोषण होती है इसकी अवधारणा क्या होती है, यानी यूट्रोफिकेशन जो होता है ये क्या है एक्चुअली में, ठीक है। और ये पारिस्थितिकी परिणामों का इसके उल्लेख कीजिए कि क्या महत्व है इसका, पारिस्थितिकी परिणामों पर क्या प्रकाश डालते हैं, ठीक है, क्या प्रभाव डालते हैं और इससे निपटने के उपाय कौन कौन से हैं। तो इन पे हमको फोकस करते हुए आंसर को कंप्लीट करना है। तो सुपोषण की अगर बात करें तो सुपोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जलीय निकाय घुलित पोषक तत्व जैसे कि मुख्य रूप से देखने को मिलता है नाइट्रस ऑक्साइड और जो नाइट्रस और फास्फेट के समृद्ध मतलब समृद्ध से हो जाता है। तो इस प्रकार प्रचुरता के कारण जलीय पौधों के जीवन के विकास में वृद्धि होती है और जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन का क्षय होता है। मतलब उस जो पारिस्थितिकी क्षेत्र में इनका यूट्रिफिकेशन हो जाता है वहाँ बेसिकली बोलें तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। जैसे कि तो वहाँ के जो प्राकृतिक रूप से हजारों वर्षों से घटित होते हैं, ये मतलब प्राकृतिक रूप से हजारों वर्षों से घटित होते हैं क्योंकि झील समय के साथ परिवर्तन होने लगती है और अवसादों से भर जाती है। हालांकि मानव जनित कारकों जैसे कि सीवेज, अपमार्जक, उर्वरक, अन्य पोषक स्रोतों के पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश के माध्यम से इस प्रक्रिया को गति प्राप्त होती है और इसे संवर्धन या त्वरित सुपोषण कहा जाता है। सुपोषण के संबंध में दो सर्वाधिक तीव्र परिघटनाएं झील के गहरे भाग में हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कम मात्रा रह जाती है वहाँ पे, और हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन होता है। मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो शैवाल है उनकी प्रकृति बदल जाती है, उनका कलर चेंज हो जाता है। अभी हाल ही में हमको 2020 में देखने को मिला था जो ये महाराष्ट्र की एक लेक थी, ठीक है, वहाँ पे जो शैवाल का रंग रेड हो गया था, ठीक है। तो वो यही मतलब यूट्रोफिकेशन के कारण ही वहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है।
तो ये इसका पूरा मतलब डेटाबेस है कि इसका कैसे यूट्रोफिकेशन होता है। तो न्यूट्रिएंट्स यानी नाइट्रोजन फास्फोरस है, ये अधिक मात्रा में एल्गी ग्रो फॉस्टर कर देते हैं, एल्गी को फॉस्टर कर देते हैं और एल्गी ब्लूम देखने को मिलता है यहाँ पे। तो इस पे जो है प्लांट शेप्ड बाय द एल्गी, नो सनलाइट पेनिट्रेशन होता है, तो सैंपल प्लांट डाई हो जाते हैं, सम प्लांट मतलब कुछ प्लांट डाई हो जाते हैं, एल्गी भी डाई होने लगते हैं और बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है। और बैक्टीरियल जो रिस्पायरेशन कॉजेज ऑक्सीजन डेफ्लेशन होता है, इसमें जो है कमी जब देखने को मिलती है तो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाती है। और फाइनली अगर बात करें तो फिश एंड अदर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी मछली हैं या जो अन्य जीव जंतु हैं उसमें उनको वो डेड हो जाते हैं वहाँ पे। तो ये इन चीज़ों पे देखने को मिलता है। और ये जो न्यूट्रिफिकेशन जो ये देखने को मिलता है आता कहाँ से है, तो एग्रीकल्चर जो वेस्टेज होता है जैसे कि फर्टिलाइजर, एनिमल वेस्टेज, ये मतलब बहुत मात्रा में वो किसी झील या जो मतलब जहाँ यूट्रिफिकेशन होता है वहाँ पे इसकी मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। और रेजिडेंशियल डिग्रेडेशन भी इससे बढ़ता है। अर्बन जो कंपोजिशन ऑफ फोसल फ्यूल होता है, ठीक है, इससे भी ये मतलब ये नाइट्रोजन और फास्फेट की मात्रा बढ़ जाती है जो किसी क्षेत्र में, ठीक है। तो उससे ये देखने को मिलता है। तो सुपोषण के पारिस्थितिकी परिणाम क्या हैं, और तो इसमें देखो जैव विविधता में कमी देखने को मिलती है। तो शैवाल प्रपृष्ठन सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करता है जिसके परिणाम स्वरूप जलीय पौधों की मृत्यु हो जाती है। तो बेसिकली ये हिंदी में जो हमारा ये इतना डायग्राम बना है उसी को हम लोगों ने यहाँ पे मतलब डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना, ये कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है, उसी में उनकी मृत्यु हो जाती है और जैव विविधता में कमी आपको देखने को मिलती है। और सुपोषण द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्पादन हो जाता है, ठीक है। बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जब होगी तो वहाँ ऑक्सीजन की ऑब्वियसली कमी हो जाएगी, तो ये देखने को मिलता है। जल में विषाक्तता की वृद्धि होगी, वो तो है ही है, क्योंकि नए नए प्रकार के जो एल्गी का जो परिवर्तन होता है तो उसमें जो है विष जैसी मतलब साइनोबैक्टीरियल ब्लूम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इन सब बातों का इसमें इफेक्ट पड़ता है और वहाँ का जो इकोसिस्टम होता है वो नष्ट होने लगता है, ठीक है। और नई प्रजातियों द्वारा हस्तक्षेप, तो उसमें वो तो ऑब्वियसली है, जब ज़्यादा मतलब जो उसमें चाहिए थे उस इकोसिस्टम में जो जीव जंतु जी रहे थे उनके लिए तो एक मतलब कंट्रोल मात्रा में पोषक तत्व चाहिए थे, लेकिन जब ह्यूज मात्रा में जाते हैं तो वो कुछ जो पोषक तत्व होते हैं मतलब कुछ जो जीव जंतु होते हैं वो बहुत हाई मात्रा में उसको मतलब ग्रोथ करते हैं, तो अदर जो जातियाँ होती हैं वो नष्ट होने लगती हैं, ठीक है। और ये जल की गुणवत्ता का ह्रास होगा। ऑब्वियसली ये तो मतलब देखने को ही मिलता है कि जल की गुणवत्ता का तो ह्रास होगा ये जब उसमें पॉल्यूटेंट मिला दिए जाते हैं। तो अब सुपोषण से निपटने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं, कैसे इससे हमको निपटारा मिल सकता है। तो इसमें मौजूदा जल निकायों की गुणवत्ता को अनियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट को जल निकायों के निर्मुक्त करने और पूर्व उपचारित करना चाहिए, ठीक है। और प्रवाह के माध्यम से पोषक तत्वों की क्षति शमन मानकों और तकनीकी आवश्यकताओं और विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रदूषण की उच्चतम सीमा का निर्धारण जैसे कि विनियमन की क्रियान्वयन किया जाना चाहिए ताकि उसमें जो ना जाए, ठीक है। और करों और शुल्कों, सब्सिडी, पर्यावरण बाजारों के माध्यम से पोषक तत्वों को कम करने वाली कार्रवाइयों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उदाहरण के लिए कृषि उर्वरक के उपयोग को युक्तिकरण उसका मतलब अच्छे से प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में उसको प्रयोग नहीं करने देना चाहिए, ये गाइडलाइन होनी चाहिए। और पोषक तत्वों का अभिग्रहण और चक्रण वाले प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण और पुनः स्थापन करना चाहिए, ठीक है। और सुपोषण की समस्या का समाधान करने हेतु नीतियों और क्रियान्वयन क्रियान्वित एवं प्रवर्तित करने के लिए सुदृढ़ संबंध और समन्वित संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए, ठीक है। और सुपोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने हैं तो एजुकेशनल आउटरीच प्रोग्राम भी हमको लॉन्च करने चाहिए, ठीक है। तो उपयुक्त उपायों को प्रभावी क्रियान्वयन से सुपोषण की समस्या से निपटने में सहायता प्राप्त हो सकती है। और इस संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम प्लेटफॉर्मों पर जल निकायों के मानचित्रण की आवश्यकता को रेखांकित भी किया है, ठीक है। तथा दिल्ली में सभी जल निकायों हेतु विशिष्ट पहचान यानी उनकी एक आईडी का सुझाव दिया है जिससे राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित किया जा सके, ठीक है। तो ये अच्छा प्रोग्राम है जो दिल्ली में किया जा रहा है उसके ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार हम सुपोषण की समस्या से मुक्त हो सकते हैं और चीज़ों को है अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा कि अगर हम बात करें तो इसमें 15 क्वेश्चन नंबर इसमें कहा गया है कि नदी प्रदूषण जिसके दूरगामी प्रभाव होते हैं भारत में एक प्रमुख पर्यावरणीय समस्या और नदी प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों को सूचीबद्ध करते हुए चर्चा कीजिए। तो इसमें देखो नदी प्रदूषण कैसे फैलता है, क्या है, इसके कुछ आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए हैं कि केवल ऐसे ही बताया जा रहा है, और नदी प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, और उससे उसके निपटने से उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं। तो इनसे हमको डिटेल में हमको डिस्कस करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत की नदियां गंभीर रूप से प्रदूषित खंडों की संख्या में 302, जो वर्ष 2016 का आंकड़ा है, से बढ़कर 300 जो है 51 हो गई हैं। 2018 में ये हो गई हैं, इनका आंकड़ा है, ठीक है। तो इसमें ये आपको देखने को मिलता है कितनी ह्यूज मात्रा में, मतलब 2 साल में बढ़ गई हैं। तो सरकार ने नमामि गंगे यमुना रिवर एक्शन प्लान जैसी योजनाओं पर अत्यधिक धन व्यय किया है। इसके बावजूद भी नदी प्रदूषण का मानव जाति और पारिस्थितिकी तंत्र का दुष्प्रभाव बना हुआ है। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इतना ह्यूज मात्रा में इस पे खर्च किया जा रहा है, लेकिन उससे कोई मतलब अच्छे सा मतलब इसका आउटरीच नहीं आ रहा है। तो नदी प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों की अगर हम बात करें तो इसमें घरेलू सीवेज जैसे होता है, डिटर्जेंट होता है, विषाक्त धातुएं हैं, भारी रोगजनक शामिल होते हैं। इसके साथ साथ शहरी ग्रामीण जो बस्तियों का कचरा होता है मिश्रित रूप से, ठीक है, और नदियों के किनारे धुलाई होती है, कचरा डंपिंग होता है, इन सब चीज़ों से ये मतलब बहुत मात्रा में वहाँ पे देखने को मिलता है। जो ये पोल्यूशन देखने को मिलता है वो नदियों में ही मतलब बहा दिया जाता है। नेक्स्ट है कि अवशिष्ट पदार्थ या बहिस्राव, तो औद्योगिक अपशिष्ट जितने निकलते हैं नदी प्रदूषक में सर्वाधिक हानिकारक होते हैं उनको, क्योंकि उसमें कुछ विषाक्त धातुएं जैसे सीसा, पारा, जिंक, तामा, क्रोमियम, कैडमियम, आर्सेनिक, एसिड आदि शामिल होते हैं। उनको ऐसे ही उनको नदी में बहा दिया जाता है। तो ये सब मतलब उसके लिए पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। और कृषि अपशिष्ट की बात करें तो कृषि के कारण होने वाले नदी प्रदूषण में उर्वरक हो गया, कीटनाशक हो गया, शाकनाशियों के कारण होने वाले जो प्रदूषण है वो भी शामिल हैं, जो खेतों से नदियों में सीधे नदियों या झीलों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। तो उसमें डायरेक्टली वहाँ मिला दिए जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। और तापीय प्रदूषण की बात करें तो अधिकांशतः बृहद पैमाने पर औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, तापीय विद्युत संयंत्र हैं, नाभिकीय विद्युत संयंत्र हैं, तेल शोधन जो रिफाइनरी आपको देखने को मिलती है। इसमें जो शीतलन के प्रयोजन में प्रयुक्त होने वाला अत्यधिक मात्रा में जो स्वच्छ जल का उपयोग किया जाता है, जिसे उच्च तापमान के साथ नदियों में पुनः प्रवाहित कर दिया जाता है। तो ये भी एक मतलब बहुत ही बड़ी समस्या है जो टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो वहाँ का जल जीवन, वहाँ की जो स्थितियाँ हैं सब खराब हो जाती हैं, ठीक है। और अम्ल वर्षा भी हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। यह वर्षा जल वायु प्रदूषक जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके अम्ल वर्षा का निर्माण करता है, जिससे अंततः नदियों में ही मतलब आना होता है, जो बारिश का पानी होता है, ठीक है। तो वो भी एक मतलब पोल्यूशन का कारण बनता है। तो विभिन्न स्रोतों के कारण नदी प्रदूषण के परिणाम निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से परिणाम हैं? तो परिणाम क्या है? मानव जीवन और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी खतरे होते हैं। तो इसमें क्या देखने को मिलता है आपको कि इसमें नदी प्रदूषण के परिणाम स्वरूप टाइफाइड है, हैजा है, संक्रामक रोग होते हैं, और इसे जल भी उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रदूषण से निष्कासित विषाक्त धातुओं का भी मानव जीवन और समुद्री जल जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए सीमा का संचयन, तंत्रिका तंत्र संबंधी प्रभाव, इन सब रोगों को हम देखने को मिलते हैं। पानी से जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सब हम उससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि अंततः हम यूज़ तो उसी पानी को कर रहे हैं ना। तो इस प्रकार। और नेक्स्ट है हमारा वनस्पति जाति और प्राण जाति पर प्रभाव। तो सुपोषण, तापीय प्रदूषण के परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की उपलब्धता में कमी हो जाती है, शैवाल प्रस्फुटन देखने को मिलता है, एल्गल ब्लूम देखने को ये मिल जाता है, ठीक है। और ये मतलब टर्बिटी देखने को मिलती है, यानी वर्धित अविलिप्तता देखने को मिलती है। सूर्य का प्रकाश नदी और जल निकायों तक नहीं पहुंच पाता है। ये जो ज़्यादा मात्रा में पोल्यूशन होता है, इससे वनस्पति जाति और प्राणी जाति प्रभावित होते हैं। अंततः वह जो है इकोसिस्टम होता है वहाँ का, उस जल निकाय का, वो समाप्त होने लगता है, वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक कारण है। और आजीविका और मत्स्य को क्षति। तो प्रदूषित नदियों में मछलियों में पारा, सीसा, कैडमियम
और उच्च स्तर हो इनका उच्च स्तर हो सकता है, तथा मिनी माता या पारा के उच्च स्तर वाली मछली के सेवन के कारण जैसे कि मिनी माता जैसे रोग उत्पन्न होते हैं, जो विभिन्न भागों के प्रसार में वृद्धि हो सकती है, जिससे मछुआरों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। तो इनसे इन जो नदियों पे जो हमारे जल निकाय पे जो लोग मतलब निर्भर हैं, जिनसे जितना हम उनका रिसोर्स यूज़ करते हैं, तो उन सब चीज़ों के जीवन पर ये प्रभाव पड़ता है। तो इसके उपाय कौन कौन से हो सकते हैं? तो यह सुनिश्चित करने के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें यह सुनिश्चित करने के क्रम में कि पारिस्थितिकी संरक्षण और आर्थिक विकास एक संचालित हो। ठीक है, मतलब यह मतलब एक सुनिश्चित यह सुनिश्चित करने के क्रम में कि पारिस्थितिकी संरक्षण आर्थिक विकास एक साथ संचालित हो। नदी संरक्षण और जल प्रदूषण से प्रभावी तरीके से निपटाना चाहिए, और इसमें इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ये मतलब ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उपयोग और जैविक कृषि का अंगीकरण, उचित जल निकास और धोबी घाटों पर प्रतिबंध, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा प्रदान करना, तथा नदी प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के पर इसके दुष्प्रभाव के संबंध में जागरूकता प्रसार संबंधी पहले आयोजित की जाने जैसे उपाय शामिल होने चाहिए, जिससे हम इसका मतलब निवारण कर सकें। ठीक है, तो इस प्रकार हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो इसके अंतर्गत कहा गया है कि हाल ही के वर्षों में भारत में मानव जाति संघर्ष की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। इसके पीछे उत्तरदायी कारणों का वर्णन करते हुए उन तरीकों का उल्लेख कीजिए जिनके द्वारा उन्हें टाला जा सकता है। तो मानव जीवन संघर्ष की व्याख्या करना है कि मतलब मानव जीवन संघर्ष क्या है, इसके क्या आंकड़े हैं, और मानव जीवन संघर्ष के कारण और उससे बचने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, और उनके लिए कैसे मतलब हम आगे की राह में चल सकते हैं। तो उसके बारे में भी हमको थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो इसमें देखो, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड नेचर द्वारा मानव वन्य जीव संघर्ष को एक रूप में परिभाषित किया गया है। मानव व वन्य जीवों के मध्य किसी भी प्रकार की अंतरक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप मानव के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पर वन्य जीव आबादी के संरक्षण अथवा पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के जो आंकड़े से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2013 से वर्ष 2017 के मध्य बाघों, तेंदुओं और भालुओं और हाथियों को शामिल करते हुए मानव वन्य जीव संघर्ष के मामलों में 1608 से अधिक मनुष्यों की मृत्यु हो चुकी है। तो ये मतलब आंकड़ा ये लेटेस्ट आपको 2017 का देखने को मिला है। ठीक है, तो मानव वन्य जीव संघर्ष के कारणों में निम्नलिखित शामिल है। तो क्या शामिल है? तो परिवास का विखंडन, तो इसमें विकास, जनसंख्या वृद्धि के कारण जो बृहद अधिवास विखंडन, वन क्षेत्रों के आकार में जो संकुचन के परिणाम स्वरूप ये देखने को मिलता है, जो उसका प्राकृतिक परिवास में कमी देखी गई है। इसी के कारण ये मतलब ये परिवास का विखंडन हुआ है। इससे ये मतलब जंगली जंतु जो होते हैं वो बाहर निकल कर आते हैं, क्योंकि उनको जब अपना निवास स्थान उनका खो गया है। ठीक है, और शिकार किए जाने वाले आबादी में कमी की बात करें तो शिकारी जीवों को अवैध शिकार से कम होते हुए शिकार आधार के कारण मांसाहारी जंतुओं की खोज वनों से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो मांसाहारी जो जंतु हैं वो शिकार के लिए, अपनी खोज के लिए, खाने के लिए बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि खाना तो उनको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अगर उनका प्राकृतिक आवास नष्ट करोगे तो ऐसा तो होगा ही। और पशु चराई की बात करें तो नीलगाय जैसे वन्य जंतु खाद्य चारे की खोज में कृषि क्षेत्रों को विचरण करते हैं, जिससे फसलों की क्षति होती है और परिणाम स्वरूप किसानों की आजीविका प्रभावित होती है। और सड़क परिवहन और ट्रेन से होने वाली दुर्घटनाओं भी देखी गई हैं, जैसे कि वनीय जिलों के जो वनीय जिलों में सड़कों और रेलवे ट्रैक जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं की बढ़त संख्या जंतुओं हेतु स्वतंत्र विचरण को प्रतिबंधित करती है, जिसमें मानव
मानव पशु संघर्ष को बढ़ावा मिलता है, जैसे कि किसी जंगल से कोई पटरी निकाल दी जाती है, ठीक है, तो ये मतलब उनके लिए एक मतलब एक बाधक के रूप में काम करता है, ठीक है। कितने भी मतलब अभी केसेस आए थे जो हाथियों की मृत्यु और रेलवे ट्रैक पे ट्रेन से टक्कर होने से हो गई थी। तो इन सब बातों में संघर्ष तो चलता ही रहता है। तो इन सब चीज़ों को हमको कोई भी अगर डेवलपमेंट करना है तो उस पर थोड़ा सा फोकस करके उन चीज़ों को हमको ध्यान में रख के ही डेवलपमेंट करना चाहिए, ठीक है। और भूमि उपयोग में परिवर्तन की बात करें तो कृषि बागवानी भू के विकास हेतु मानव द्वारा संरक्षित वन खंडों के बृहद क्षेत्र को अतिक्रमण किया गया है, ठीक है, अतिक्रमण किया जाता है। तो ये भी एक मतलब है अभी और जो ये इलेक्ट्रोक्यूशन विद्युत आघात हेतु मृत्यु होना, मतलब इलेक्ट्रोक्यूशन की बात करें तो कुछ जंतुओं की मृत्यु कम ऊंचाई वाले तारों या विद्युत के बाढ़ की उपस्थिति के कारण होता है। पर्यटन की अगर हम बात करें तो उचित दिशा निर्देशों के बिना पारिस्थितिकी रूप से असंवेदनशील पर्यटन जंतु अधिवासों के अव्यवस्थित करता है और जिससे मानव पशु संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। तो ये भी एक कारण इसमें देखने को मिलता है। तो मानव और वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। तो इसमें बायो फेंसिंग बैरियर लगाना चाहिए, यानी इलेक्ट्रो फेंसिंग के बजाय लेमन ग्रास, एगेओ और राम बांस मिर्च जैसे बायो फेंसिंग बैरियर का उपयोग करना, जो कि कृषि क्षेत्रों और वन्य गांव में वन्य जीवों के हमले से रोकने के लिए किफ़ायती और पर्यावरण अनुकूल तरीके भी हैं। तो एक बहुत अच्छा बेस्ट तरीका हो सकता है, ठीक है, जो उस संघर्ष को कम करेगा। और हरित आवरण में वृद्धि, तो वन आच्छादन को बढ़ाने हेतु खुले निम्नकृत वनों और प्राचीन वृक्षावरणों जल स्रोतों के निकट भूमि का उपयोग करना, जो वन्य जीवों और स्थानीय लोगों की आजीविका सृजन दोनों के लिए लाभप्रद हो सकता है। वन क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों और जल की पर्याप्त सुनिश्चित करना, ठीक है, तो शिकार या जल के मानव बस्तियों में वन्य जंतुओं के प्रवेश में कमी लाने हेतु आवश्यक है, जैसा कि छत्तीसगढ़ में सफलतापूर्वक किया गया है। तो ये एक छत्तीसगढ़ का उदाहरण भी हम ले सकते हैं, ठीक है। और वन्य गलियारे जो होते हैं, जो हमने अभी पहले ही कहा, अंडरपास, उपमार्ग, जो ओवरपास होते हैं, जो चेक गेट होते हैं, पुलों की संख्या में वृद्धि करना, उनका रखरखाव सुनिश्चित करना, साथ ही उन्हें अधिसूचित संरक्षण क्षेत्र घोषित करना, तो ये भी हमारे सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। और बात करें तो तकनीकी नवाचार की अगर बात करें तो इसमें देखो, शेरों, बाघों, हाथियों और ओलिव रेडले टर्टल, कछुओं आदि की जो गतिविधियों की निगरानी है, तो अकाउंट सिस्टम बायो अकाउंट रेडियो कॉलर और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, सैटेलाइट अपलिंक सुविधाओं पर भी आधारित उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी का भी अच्छे से इसमें प्रयोग करना चाहिए, जिससे वन्य जीव और मानव और पशु वन्य का जो है संघर्ष कम हो सके। क्षमता पर निर्माण कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो मानव वन्य जीव संघर्ष की समस्याओं का समाधान करने हेतु पुलिस अधिकारियों और वन रेंजरों को उचित दिशा निर्देश के साथ प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। बहुहितकारक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो इसमें पारंपरिक ज्ञान के उपयोग, अनुसंधान, अकादमिक संस्थानों की सहभागिता, मानव वन्यजीव संघर्ष परिस्थितियों का प्रबंधन करने में विशेषज्ञता रखने वाले प्रमुख स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहन करना चाहिए, जिससे ये वन्य और जो हमारे जीव जंतु हैं, इनसे हमको संघर्ष हो रहा है उससे हम कम कर सकें। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो प्रतिकारी हत्याओं को कम करने हेतु वन्य जीवों के हमलों के पीड़ितों के लिए प्रतिपूरक सहायता त्वरित रूप से प्रदान की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर इन संघर्षों को कम करने और वन्य जीवों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के साथ साथ मानव जीवन को सुनिश्चित सॉरी गाइस, कभी कभी क्या होता है कि टंग स्लिप हो जाती है, तो वर्ड जो है नहीं निकलता है। तो इसमें देखो, मानव जीवन की सुनिश्चितता हेतु मनुष्यों को संवेदनशील बनाने के लिए जागरूक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा होगा, ताकि हम मानव और वन्य जीवों का संघर्ष जो है कम कर सकें, उसके बीच की जो खाई है उसको कम कर सकें, ठीक है।
भारत में बृहद पैमाने पर आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी जीएम जो क्रॉप होती हैं फसलों को अपनाए जाने के पक्ष में विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो आनुवांशिक संशोधन को परिभाषित करना है कि ये जीएम क्रॉप होती क्या है, ठीक है। इनके उदाहरण भी हमको बताने पड़ेंगे कि क्या है एक्चुअली में ये जीएम क्रॉप, और ये बृहद पैमाने पर फसलों को अपनाए जाने के ये पक्ष में कौन से तर्क है कि क्यों हम इनको अपनाएं बृहद मात्रा में, और इनके विपक्ष में तर्क है कि क्यों ना हम ऐसा करें। तो इस प्रकार हमको इसको डिस्कस करना है। तो इसमें आनुवांशिक संशोधन से तात्पर्य किसी जीव के जीन को परिवर्तित करने की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी जीव के डीएनए के मौजूद खंड में परिवर्तन करना और अथवा किसी जीव में अन्य जीवों के जीन को प्रवेश कराने की प्रक्रिया सम्मिलित है। भारत आनुवांशिक रूप से संशोधन यानी जीएम क्रॉप के अंतर्गत कृषि क्षेत्र यानी 2017 से ये देखने को मिलता है 11.4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र के संदर्भ में विश्व में 5वें स्थान पे है। तो मतलब इतने क्षेत्र पे यहाँ उगाई जाती है जीएम क्रॉप, ठीक है। और इंडिया का जो है हमारा स्थान जो है विश्व में 5वें स्थान पर है जो जीएम क्रॉप को उगाते हैं। तो इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो बीटी कॉटन भारत में उगाई जाने वाली एकमात्र जीएम क्रॉप है। बीटी कॉटन के अतिरिक्त बी नियामक विचारण के अंतर्गत शामिल अन्य जीएम क्रॉपों में ग्लाइफो टॉलरेंट कॉटन और बायोटेक हाइब्रिड मस्टर्ड शामिल है। हालांकि जीएम सरसों और बीटी बैंगन आदि जीएम जो फसलों की कृषि प्रारंभ करने संबंधी प्रस्ताव को बीज की प्रभुता यानी सीड सॉवरेनिटी और प्राकृतिक संसाधनों के पारिस्थितिक स्वास्थ्य जैसी विभिन्न चिंताओं के कारण कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी तक इनको जो ये हमारी बीटी बैंगन है, बीटी सरसों है, इसको अप्रूवल नहीं मिला है, ठीक है। यहाँ केवल इंडिया में अभी जीएम कॉटन का ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो जीएम क्रॉप के पक्ष में तर्क कौन कौन से होते हैं? तो खाद्य सुरक्षा के संबंध में अगर हम बात करें तो जीएम क्रॉप की उत्पादकता उच्च होती है। यह बढ़ती जनसंख्या के खाद्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इससे आयात पर निर्भरता जो में कमी आएगी। उदाहरण के लिए कुकिंग ऑयल का आयात जो है कम होगा, ठीक है। तो इस पे हम काम कर सकते हैं और ये हमारा जो उत्पादन की कम लागत, तो कीटनाशकों के उपयोग में कमी, जीएम जो खाद्य फसलें रोगों के प्रति अत्यधिक जो प्रतिरोधी होती हैं। जो उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो बीटी कॉटन तकनीकी की सफलता ने बॉल वर्म के प्रतिरोध को भी सुनिश्चित किया है, जिसके कारण कीटों को नियंत्रण हेतु कृषि पद्धतियों और नए कीटनाशकों के उपयोग में सुधार हुआ है, ठीक है। लगभग 2 दशक पूर्व जीएम क्रॉप के व्यवसायीकरण के पश्चात कृषि उत्पादन में लगभग $100 बिलियन की वृद्धि हुई है और लगभग 500 मिलियन किलोग्राम कीटनाशकों के छिड़काव में कमी अनुमानित है, ठीक है। तो इतना ह्यूज मात्रा में परिवर्तन देखने को मिला है और फसलों की निराई जैसी प्रक्रियाओं को कम श्रम की आवश्यकता भी होती है। तो इनमें हमको कम लागत आएगी, तो इसके लिए हमको सोचना चाहिए, ठीक है। और साथ ही में अधिक उपज और अल्प अवधि होनी चाहिए। तो जीएम फसलों के फसल चक्र की अवधि कम होती है जिससे कि उत्पादन में वृद्धि होती है, परिणाम स्वरूप आय में वृद्धि होती है। तो ये जो हमारा 2022 का टारगेट है इसको भी हम पूरा कर सकते हैं किसानों की डबल इनकम के लिए, ठीक है। और सुरक्षा की बात करें तो स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा किए गए विभिन्न अध्ययनों के अनुसार जीएम खाद्य पदार्थ सुरक्षा मानकों के अनुरूप हैं और इनके मानक स्वास्थ्य के लिए जोखिम की संभावना नहीं है, ये सुरक्षित बताया गया है, ठीक है। और उद्योग की बात करें तो उद्योग और निर्यात की अगर हम इसमें बात करें तो इसमें देखो फसलों के उत्पादन में वृद्धि, खाद्य प्रसंस्करण जैसे उद्योग जैसे कि उद्योग के अधिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं, इसके निर्यात में भी वृद्धि होगी। तो ये हमारे मतलब लाभ हो सकते हैं, उद्योग और निर्यात में वृद्धि होगी, सुरक्षा भी है, ठीक है इनसे, और अधिक उपज और अल्प अवधि की मतलब मात्रा भी मिलेगी इसमें, ठीक है। और लागत भी कम आएगी और खाद्य सुरक्षा भी हमारी पूरी हो सकती है। तो इन सब बातों का ये हमारा मतलब पक्ष में तर्क है। अब विपक्ष में क्या तर्क है इनके लिए भी हमको देखना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी एक मतलब मुद्दा है, क्योंकि यह तर्क दिया जाता है कि जीएम क्रॉप से के कैंसरकारी प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार
WHO के अनुसार देखने को मिला है कि जीएम जो फसलें हैं इनसे एलर्जी संबंधी प्रक्रिया, जीन स्थानांतरण संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, ठीक है। और जीएम खाद्य पदार्थों के शरीर की जठरी जठरा जठरांत्रीय मतलब जो गैस्ट्रोशियन मतलब जो हमारा जठर है, यानी जो हमारा जो लीवर है, ठीक है, उसकी बात करें तो लीवर की कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण मानव स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती हैं। तो ये भी हमारे लिए एक खतरा है, ठीक है। और जैव विविधता के लिए भी खतरा। ऐसा माना जाता है कि यदि जीएम खाद्य पदार्थों को गैर जीएम खाद्य पदार्थों के साथ मिश्रित किया जाए तो इनमें पारिस्थितिकी संतुलन और जैव विविधता के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। इसका खाद्य संरक्षण और खाद्य सुरक्षा पर अत्यधिक प्रभाव भी पड़ सकता है। तो ये भी एक हमारे लिए जैव विविधता का भी मुद्दा बना हुआ है। इसी के साथ साथ क्षेत्र परीक्षण की बात करें, यानी फील्ड ट्रायल और जांच टेस्टिंग की बात करें, तो जीएम फसलों के लिए किए जाने वाले फील्ड ट्रायल का पर्याप्त और उचित रूप से सर्वेक्षण नहीं किया जाता है। अपने एक शोध में MS स्वामीनाथन द्वारा कहा गया है कि जीएम जो क्रॉप होती हैं, ठीक है, जीएम फसलों के लिए सतर्कता सिद्धांतों का उचित अनुपालन नहीं किया जाता है। साथ ही इनके मूल्यांकन में भी किसी भी विज्ञान आधारित और कठोर जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ भी सामने आई है जिसको हमको टैकल करना पड़ेगा। और विनियमन का अभाव और अवैध आयात की बात करें तो विनियमन के अभाव के कारण जीएम फसलों की अवैध किस्मों का आयात किया जाता है। उदाहरण के लिए कई पर्यावरणविदों द्वारा तर्क दिया गया है कि BT कॉटन HT यानी हर्बिसाइड टॉलरेट है, जो कपास की अवैध कृषि और अन्य जीएम खाद्य पदार्थों का अवैध आयात भी जारी है। तो ये भी एक मुद्दा रहा है। और आजीविका संबंधी सुरक्षा की बात करें तो आलोचकों द्वारा तर्क दिया जाता है कि जीएम फसलें लघु और सीमांत किसानों की आजीविका की सुरक्षा करने में विफल रही हैं। तो वो भी एक मुद्दा है। अतः अगर हम बात करें तो खाद्य सुरक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने और किसानों की स्थिति में सुधार लाने हेतु जीएम जो खाद्य पदार्थों के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाने की आवश्यकता है। यह कार्य पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जीएम फसलों और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के विनियमन के लिए प्रभावी उपायों को सुनिश्चित करके किया जा सकता है। तो इस पे मतलब हमको ध्यान रखना पड़ेगा, पर्यावरण का और किसानों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और खाद्य सुरक्षा को भी हमको ध्यान में रखकर ये बातें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। लेकिन हम पूरी तरीके से इसको नकार नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर जो ये हो रहा है पूरे अदर कंट्री में, तो इंडिया में क्यों नहीं। तो इन चीज़ों पे हमको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें कहा गया है कि भारत में भूस्खलन के प्रति सुभेद्य क्षेत्रों को निरूपित कीजिए और साथ ही भूस्खलन की घटनाओं के पीछे उत्तरदायी कारणों को रेखांकित करते हुए इसके शमन संबंधी यानी मिटिगेशन संबंधी कुछ उपायों का सुझाव दीजिए। तो इसके बारे में हमको बताना है। तो ये हमारा जो लैंडस्लाइड होता है इसके बारे में क्या घटनाएं कहाँ मतलब जो ये लैंडस्लाइड की घटनाएं हैं इससे क्या हम समझते हैं, क्या होती हैं एक्चुअली में, इसके प्रति सुभेद्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। और भूस्खलन के उत्तरदायी ये जो लैंडस्लाइड के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल जो कॉजेज़ हैं उनके बारे में हमको बात करनी पड़ेगी। और इसके समन संधि जो मतलब मिटिगेशन इसके मतलब इसे कम करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं उनका सुझाव कीजिए, ठीक है, सुझाव दीजिए। तो इन सब बातों को हम चर्चा करेंगे इसमें। तो इसमें देखो, शैल समूह मलबों या मृदा द्रव्यमान का ढाल से नीचे की ओर संचालन भूस्खलन कहलाता है। और भूस्खलन एक प्रकार का बृहद क्षरण होता है जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में मृदा और शैलों के अधोगामी ढाल संचालन को दर्शाता है, यानी स्लोप मूवमेंट को दर्शाता है, डाउन स्लोप मूवमेंट को ये दर्शाता है। ये मनी मास वेस्टिंग मतलब किसी पर्वत या किसी पहाड़ी का क्षेत्र होता है या किसी बड़े पठार का क्षेत्र हुआ जो मतलब लैंडस्लाइड हो गया। तो इसके लिए कौन कौन से क्षेत्र हैं इसको हम मैप में देखते हैं। तो देखो ये देखो जो ये आपको देखने को मिलेगा लैंडस्लाइड जोन जो है ये ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो इस वाले जो ये नीली पट्टी है, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरी हाई हैजार्डस सिचुएशन में होता है। फिर ये जो हमारा ये MP वाला क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश है, मतलब जो हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, यहाँ भी हाई हजार्डस के बारे में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मतलब मॉडरेट के बात करें तो इसमें ये जो हमारा रेड और येलो वाला पार्ट है, ठीक है, जितना रेड एरिया है येलो वाला ये पार्ट है, ये देखने को मिलता है हमारा कि यहाँ पे
जो कम मात्रा में होता है, लेकिन मतलब मॉडरेट मात्रा में होता है। लो मात्रा में अगर बात करें तो ये जो हमारा ग्रीन वाला एरिया है, ठीक है, जो ग्रीन वाला एरिया है ये जम्मू कश्मीर वाला है, और इधर ये मतलब मिजोरम वाला और मतलब असम वाला क्षेत्र है, ठीक है, असम और त्रिपुरा वाला। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ लो हेजार्डस होता है, और वेरी लो की बात करें तो हमारा ये जो मतलब और जितना भी इंडिया का पूरा क्षेत्र है जहाँ ये मतलब कोई मैपिंग नहीं है, ये है मतलब बहुत कम मात्रा में ये देखने को मिलता है। तो इसकी बारंबारता और इसको नियंत्रित करने के कारकों जैसे कि भू विज्ञान, भू आकृतिक कारक, ढाल, भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण और मानवीय गतिविधियों के आधार पर भारत को विभिन्न भूस्खलन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो ये अधिक क्षेत्र जिनको हमने अभी देख ही लिया है कौन कौन से क्षेत्र हैं, ठीक है। तो ये देखो सबसे ज़्यादा जो सुभेदय है तो अंडमान वाला है, हिमालय वाला क्षेत्र है, ठीक है, अंडमान निकोबार है, पश्चिमी घाट है, और नीलगिरी और पूर्वोत्तर क्षेत्र भी शामिल है इसमें। और उससे कम वाले क्षेत्र में बात करें जो मतलब देखने को मिलता है तो अधिक सुभेद्यता वाले क्षेत्र, अत्यधिक और अधिक सुभेद्यता वाले, तो ये हमारा इधर देखने को मिलता है जो पूर्वोत्तर राज्य है, हिमालयी राज्य है और पूर्वोत्तर है असम मैदान को छोड़कर, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और जो मध्यम से लेकर अधिक सुभेद्यता वाला तो ये ट्रांस हिमालय जो लद्दाख वाला है, स्पीति क्षेत्र है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। और कम वृष्टि वाले क्षेत्र अरावली है, पश्चिमी और पूर्वी घाटों का ये दक्कन का मैदान है, वृष्टि छाया क्षेत्र यहाँ देखने को मिलता है, ये कम मात्रा में होता है। अन्य क्षेत्र इसके अतिरिक्त हैं जो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग को छोड़कर, असम, कार्बी आंगलोंग को छोड़कर दक्षिणी राज्यों के तटीय भूस्खलन की दृष्टि से सुरक्षित हैं। तो इन क्षेत्रों में ये नहीं देखने को मिलता है, बहुत ही या तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो अन्य आपदाओं के विपरीत जो व्यापक पैमाने पर समष्टि अथवा प्रादेशिक कारकों द्वारा नियंत्रित होती हैं, भूस्खलन मुख्य रूप से स्थानीय कारकों द्वारा नियंत्रित हैं। इन कारकों में निम्नलिखित शामिल हैं। तो हिमालय के संदर्भ में युवा पर्वतीय स्थिराकृति होती है, ठीक है, और पश्चिमी घाट और जो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जो तीव्र कगार के उच्च वर्षा होते हैं, और इसके कारण ये कारक होते हैं गहन मानवीय गतिविधियां, जैसे विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों पर सड़कों और बांधों का निर्माण करना, झारखंड और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसी राज्यों में खनन गतिविधियां होना, और उत्तर हिमालयी और पश्चिमी घाट में भूकंप की घटनाएं देखने को मिलती हैं, और पर्वतीय क्षेत्रों पर दोषपूर्ण सिद्धांतों का अभ्यास और वनोन्मूलन देखने को मिलता है। तो इससे भी देखने को मिलता है। और ये देखो जो बद्रीनाथ में जो ये सुनामी आई थी, ठीक है, तो उस जो मूवी में दिखाया गया है तो वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के चक्कर में वहाँ पे मतलब लैंडस्लाइड और वो सुनामी देखने को मिली थी, ठीक है। तो वो भी कारण आप लोग देख सकते हैं। तो बद्रीनाथ मूवी देखिएगा तो उसमें इसी मुद्दे पे तो चर्चा होती है कि कुछ लोग होते हैं कि उसमें डेवलपमेंट करने के लिए, पर्यटनों के लिए, अधिक घर बनाने के लिए ये करते हैं, उसी के संबंध में वहाँ पे वो सुनामी का चक्र आता है, क्योंकि लैंडस्लाइड मतलब पहाड़ी का भार बहुत ज़्यादा हो जाता है भार, तो उसको वो रोक नहीं पाती है और उससे वो लैंडस्लाइड होती है, उसी से फिर वो नदी का पानी यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो उसको अगर टाइम मिले तो ज़रूर देखना, तो इसको अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो अच्छा ज़्यादा अगर सोच समझ के उसमें पैरामीटर नहीं फॉलो करोगे और ज़्यादा डेवलपमेंट करोगे तो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये कारण होते हैं सारे। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो भूस्खलन जिन क्षेत्रों में घटित होते हैं, जिन क्षेत्रों में वे घटित होते हैं वहाँ जीवन में अव्यवस्था का कारण बनते हैं। भूस्खलन के कारण नदी मार्गों में परिवर्तन से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है और जान माल की हानि हो सकती है। संचार माध्यमों में परिवहन पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न होते हैं। इसीलिए भूस्खलन के दौरान क्षति हुई को कम करने हेतु विशिष्ट जो शमन यानी जो मिटिगेशन के उपाय हैं, उसे कम करने के उपाय हैं, उसको शामिल किए गए हैं। तो कुछ उपाय हैं जैसे कि इन उपायों में अगर बात करें तो अधिक सुभेद्यता वाले क्षेत्रों में सड़कों, बांध निर्माण जैसे निर्माण कार्य और विकासात्मक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, और इन क्षेत्रों में कृषि नदी घाटियों के माध्यम से ढलान वाले क्षेत्रों तक सीमित होनी चाहिए, और बड़ी बस्तियों के विकास पर नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही हम वास्तविक निर्माण कार्यों को आरंभ करने से पूर्वी विस्तार की स्थिरता सुनिश्चित करके भूस्खलन के खतरे को कम किया जा सकता है। और स्थिरता सुनिश्चित करने के उपाय में अपारगम्य झिल्ली से जो भूमि को कवर करना और सतही जल के स्रोतों के मार्ग को भूस्खलन क्षेत्रों में परिवर्तित करना, भूजल स्रोतों के दोहन को कम करना और सिंचाई को कम करना शामिल है इसमें, ठीक है। और भूस्खलन के उपायों को पूरक
के रूप में व्यापक स्तर पर वनीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देना, ठीक है। जल प्रवाह को कम करने के लिए बांधों के निर्माण जैसी कार्य किए जाने चाहिए, ठीक है। और झूम कृषि जो है, जो स्थानांतरित कृषि या स्लैश या बर्न कृषि के नाम से जाना जाता है, के नकारात्मक प्रभाव को कम करने हेतु पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में सीढ़ीनुमा कृषि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, मतलब टेरेस फार्मिंग। तो टेरेस फार्मिंग के बारे में हमको अच्छे से काम करना चाहिए। तो ये मतलब सीढ़ीनुमा होती है, ठीक है। तो ऐसे मतलब ऐसे इस तरह से ये मतलब बना दिए जाते हैं। जैसा मतलब एक इतना क्षेत्र ये मतलब समतल है तो इसको बना दिया, फिर ये इतना क्षेत्र समतल मिल रहा है तो इसको बना दिया, ठीक है। तो इसमें कृषि कर दी, ऐसे ऐसे मतलब सीढ़ीनुमा खेती का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 19 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि भारत में साधारणीय रेत खनन के महत्व को स्पष्ट कीजिए और ये इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए। तो रेत खनन क्या होता है, इसके एक्चुअली इसके बारे में हमको बताना पड़ेगा, और साधारणीय रेत खनन के महत्व क्या हो सकते हैं और सरकार द्वारा इसके क्या कदम उठाए गए हैं। तो इस पर हमको संक्षिप्त में आंसर लिखना है। तो रेत और बजरी दोनों की एग्रीगेटर, जो रेत और बजरी के रूप में जो रेत और बजरी होती है को एग्रीगेट्स रूप में जाना जाता है। यह जल के पश्चात पृथ्वी पर दूसरा सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल है। भारत में अब अविवेकपूर्ण रेत खनन से न केवल पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुंची है, बल्कि अर्थव्यवस्था के समक्ष भी खतरा उत्पन्न हो गया है। इसलिए साधारणीय रेत खनन की अनुशंसा की गई है। तो इसमें ये क्या होता है कि जो नदियाँ होती हैं, नदियों से जो बालू होती है जिसको मकान बनाने में यूज किया जाता है, जो मोरंग होती है, बजरी होती है, इसको यूज किया जाता है। तो इसका खनन किया जाता है बेसिकली अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो साधारणीय रेत खनन में बेहतर वैज्ञानिक आकलन का उपयोग किया जाता है। इसमें सर्वोत्तम पद्धतियाँ, निर्माण प्रौद्योगिकी और संसाधनों के साधारणीय उपयोग को अपनाया जाता है। तो साधारणीय रेत खनन के महत्व क्या क्या हो सकते हैं। तो नदी का संरक्षण, तो नदियों और समुद्री तटों में 10 से 15% रेत के निष्कर्षण किया जाता है, 10 से 15% रेत का, जिसके परिणाम स्वरूप प्रायः नदी और तटीय अपरदन होता है। और जो ये हमारी जो सस्टेनेबल सिस्टम मैनेजमेंट है, ठीक है, जो साधारणीय रेत खनन जो सिस्टम है, ठीक है, उसको यह सुनिश्चित करता है कि नदी जल प्रवाह और बाढ़ विनियमन और समुद्री धाराओं जैसी जल विज्ञान संबंधी हाइड्रोलॉजिकल गतिविधियां अवरोधित ना हों, जिससे ये अवरोधित हो जाती हैं। और जैव विविधता की क्षति को रोकना, तो यह नदी महासागर पारिस्थितिकी तंत्रों पर पारिस्थितिकी प्रभावों और मत्स्य पालन और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर आर्थिक प्रभाव में कमी लाएगा, ठीक है। और जल आपूर्ति बनाए रखना, तो जल स्तर के पुनर्भरण और भूजल प्रदूषण में कमी को सुनिश्चित करेगा। और जो संसाधन की जो पुनः पूर्ति सुनिश्चित करता है। तो वर्तमान में रेत निष्कासन दर प्राकृतिक पुनः पूर्ति दर से अधिक है, अतः साधारणीय रेत खनन असंतुलित को कम करेगा और अवसंरचना क्षति को प्रतिबिंबित करता है। तो इससे पुलों, नदी तटबंधों और तटीय अवसंरचनाओं की क्षति को रोका जा सकता है, ठीक है। और बेहतर नियोजन की बात करें तो यह आवश्यक निर्माण कार्य को कम करेगा और एग्रीगेट्स की उपयोग क्षमता में वृद्धि करेगा, खनन के लिए उचित वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करेगा और वैकल्पिक डिजाइन और निर्माण विधियों आदि को अपनाएगा। और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम की कमी होगी, जैसे कि हमारा साधारणीय रेत खनन अवैज्ञानिक और अनियंत्रित रेत खनन तथा इसके परिवहन से उत्पन्न होने वाले धूल, कोहरे और वायु की गुणवत्ता में होने वाली गिरावट भी कम होगी। तो ये साधारणीय खनन के लिए हमको इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है हमारा नदी संतुलन का संरक्षण करना, जैव विविधता क्षति को रोकना और संसाधन की पुनः पूर्ति को सुनिश्चित करना, जल आपूर्ति बनाए रखना, अवसंरचना क्षति को प्रतिबिंबित करना, ठीक है, और बेहतर नियोजन और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों में कमी लाना। तो इनसे हमको इस प्रकार ये मतलब काम करेगा। लेकिन जो सरकार द्वारा उठाए गए कौन कौन से कदम हैं, तो इसमें साधारणीय रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश 2016 की अगर हम बात करें तो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा रेत खनन के विनियमन से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो खनन निगरानी प्रणाली जो है, जो भारतीय खनन ब्यूरो के माध्यम से खान मंत्रालयों ने अवैध खनन की जांच करने हेतु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को उपयोग करके MSS
जो ये खनन निगरानी प्रणालियों को विकसित किया है, एमएसएस को विकसित किया है। ठीक है, तो माइनिंग टेनेमेंट सिस्टम जो है, ये माइनिंग टेनेमेंट सिस्टम एमटीएस की बात करें तो, या स्वचालन यानी ऑटोमेशन के माध्यम से देश भर में उत्पादित सभी खनिजों के राष्ट्रीय पैमाने पर एक एंड एंड टू लेखन की सुविधा प्रदान करेगा। और रेत के विकल्पों का विकास की अगर हम बात करें तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा रेत के लिए विकल्प विकसित किए गए हैं, और जैसे कि स्लैग, जो कि इस्पात उद्योग से निकलने वाली अपशिष्ट फ्लाई ऐश, चूड़ित पक्की हुई ईंट आदि के जो ये मतलब होते हैं, इनसे भी हम मतलब इनको रोक सकते हैं। ठीक है, और प्रौद्योगिकी का उपयोग अगर बात करें तो इसमें निक्षेपित रेत की मात्रा की जांच करने हेतु प्रत्येक नदी का इसरो द्वारा उपग्रह मानचित्रण, सीसीटीवी कैमरे की स्थापना, रेत परिवहन के वाहनों पर ट्रैकिंग डिवाइस आदि को शामिल किया गया है। और पर्यावरण प्रभाव आकलन में संशोधन, तो इसने लघु स्तर पर रेत खदानों के पर्यावरणीय प्रभाव और स्वीकृति को अनिवार्य बना दिया है, और साथ ही खानों में पर्यावरण प्रभाव का आकलन करने और स्वीकृति प्रदान करने हेतु दो निकायों के गठन का भी प्रावधान किया है। और शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना भी इसमें की गई है, जिसे जिले के में अवैध रेत खनन संबंधी शिकायतों को दर्ज करने हेतु लोगों के लिए कलेक्ट्रेट नियंत्रण कक्ष, एक 24 घंटे का शिकायत प्रकोष्ठ है, स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये भी एक सरकार के लिए सराहनीय कार्य है। और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, तो इसे जिला खनिज फाउंडेशन, जो जिला खनिज फाउंडेशन के तहत एकत्रित धन द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसका उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों के कल्याण एवं विकास के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अगर इन सब बातों की बारे में बात करें तो अच्छे प्रोविज़न किए गए हैं सरकार द्वारा। ठीक है, तो वर्तमान में भारत में रेत खनन के विस्तार और गंभीरता के संबंध में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। जल संसाधनों पर इसके प्रभाव की जांच करने हेतु तो अखिल भारतीय अध्ययन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक सामग्री जैसे कि विनिर्मित रेत और कृत्रिम रेत के उत्पादन में निवेश की आवश्यकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर हमको सरकार ने हालांकि बहुत अच्छे जो स्टेप उठाए हैं, लेकिन थोड़ा और काम करने की आवश्यकता है, ताकि इसे पूरी तरीके से समाप्त किया जा सके, और सस्टेनेबल जो रेत खनन है इसको हमको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो इस पे हमको फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 20 क्वेश्चन नंबर, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पेरिस समझौता और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने हेतु तो आवश्यक महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करता है, और इस संदर्भ में इस समझौते के कुछ पहलुओं की पहचान कीजिए। तो पेरिस समझौता का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, ये है क्या एक्चुअली में, और इस समझौते में संबोधित जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को रेखांकित करने के लिए इसके पहलुओं की पहचान कीजिए कि कौन कौन से पहलू हैं। ठीक है, और इसका फिर मतलब थोड़ा सा छोटा सा एक निष्कर्ष लिखना है, जिससे हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा आंसर। तो हमारा देखो, पेरिस समझौता की बात करें तो पेरिस समझौता 2016 में COP21 पर हस्ताक्षर किए गए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के शमन यानी मिटिगेशन, अनुकूलन और वित्त से संबंधित यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC के अंतर्गत एक वैश्विक समझौता है। यह साधारणीय और निम्न कार्बन भविष्य के लिए आवश्यक निवेश और कार्रवाइयों को त्वरित और सुदृढ़ करने हेतु 196 सदस्य देशों का आह्वान करता है। तो जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इस संबंध में जैसे पेरिस समझौते के मुख्य पहलू हैं, तो इसमें देखो दीर्घकालीन तापमान की बात करें, लॉन्ग टर्म टेम्परेचर की अगर हम बात करें इसमें, तो पेरिस समझौते का मुख्य उद्देश्य था कि जलवायु परिवर्तन के खतरे पर प्रति वैश्विक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने हेतु इस सदी की वैश्विक औसत तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस अधिक से नीचे बनाए रखना, और इससे भी आगे बढ़ते हुए प्रयास करना कि वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सके। ठीक है, तो इस पे इतना कंट्रोल करने की बात की गई थी। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की अगर बात करें तो इसका लक्ष्य था, मतलब जो ग्रीन हाउस गैस था इसमें अगर बात करें तो इसका तापमान लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु पक्षकारों का लक्ष्य अतिशीघ्र ही वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के उच्चतम स्तर तक पहुंचाना था, क्योंकि इस स्तर तक पहुंचने में
विकासशील देशों के पक्षकारों को अधिक समय लगेगा। ठीक है, अगर मिटिगेशन की इसमें बात करें तो इसमें पेरिस समझौता राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को तैयार करने, उन्हें सूचित करने और बनाए रखने और उन्हें पर्याप्त करने हेतु घरेलू उपायों को आगे बढ़ाने के लिए सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं आरोपित करता है। ठीक है, और अनुकूलन की अगर इसमें बात करें, जो अनुकूलन की बात की गई थी, तो इसमें कहा गया था कि पेरिस समझौता अनुकूलन पर एक वैश्विक लक्ष्य को निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत सभी पक्षकारों को अनुकूलन योजना में संलग्न होना चाहिए और पक्षकारों से यह अपेक्षित है कि वे अपनी प्राथमिकताओं और कार्यान्वयन और समर्थन आवश्यकताओं और योजनाओं और कार्यवाहियों पर अनुकूलन संबंधी सूचनाओं को समय समय पर अद्यतन और प्रस्तुत करें, कि मतलब उसको करंट सिनेरियो को बताएं और उसको प्रस्तुत करें। ठीक है, सबके सामने। और एक था जो लॉस एंड डैमेज की बात करें, तो इसमें लॉस एंड डैमेज में यह समझौता लॉस एंड डैमेज पर वार्सा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र को उल्लेखनीय रूप से उन्नत बनाता है, जो सुभेद्यता देशों को चरम मौसमी घटनाओं और मंद गति से घटित होने वाली घटनाओं जैसी समुद्री जल स्तर को समुष्ट करने वाली जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के निपटने हेतु दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक सिद्ध होगा। ठीक है, और ये लॉस और डैमेज संबंधी समझ, कार्रवाई और समर्थन को बढ़ावा हेतु पक्षकारों को एक रूपरेखा प्रदान करेगा। ठीक है, और अगर इसमें वित्त, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण समर्थन की अगर हम बात करें, तो पेरिस समझौता पहली बार अन्य पक्षकारों द्वारा स्वैच्छिक योगदान को प्रोत्साहित करते हुए विकासशील देशों के पक्षकारों को स्वच्छ जलवायु प्रत्यास्थ भविष्य के निर्माण के प्रयासों को समर्थन प्रदान करने हेतु विकसित देशों के दायित्वों को पुनः पुष्टि करता है। ठीक है, और कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन की बात करें तो 2023 में वैश्विक आकलन किया जाएगा। इसके पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष में समझौते के उद्देश्य को पूरा करने हेतु सामूहिक प्रगति का आकलन किया जाएगा। तो ये भी इसमें मतलब सम्मिलित किया गया है, जो मतलब ये पेरिस एग्रीमेंट था। ठीक है, तो पेरिस जलवायु समझौता जो देखने को मिला है, तो पेरिस जलवायु समझौता जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में एक महत्वपूर्ण सफलता है। यद्यपि अभी भी विकासशील और विकसित देशों को सभी पहलुओं पर एक साथ लाने जैसी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता है। जैसे कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस समझौते से अपने आपको अलग कर लिया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय हितों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, वित्त पोषण आदि मुद्दों का समाधान करने हैं तो अधिक उपयुक्त तंत्र को तैयार किया जाना चाहिए। तो हम लोग इससे बेटर भी चीज़ें कर सकते हैं, उन पे हमको भी फोकस करना चाहिए। तो आज हमारा इतना ही, हमारा आज 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। कल से आपको 7 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा और परसों जो है हमारा 7 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बहुत जल्दी इसको जो नवंबर है इसी में हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।